तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के एक गांव की है। शोभनाथ जो कि ट्रैक्टर चालक था, खुद का ट्रैक्टर था। पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी कुछ बीमारियों के चलते। अब घर पे एक बहन जिसका नाम दुर्गावती था, उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब शोभनाथ की शरीर पर या उसके सर पर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी कि बहन की शादी जल्द से जल्द उसको कर देना चाहिए, क्योंकि बहन की उम्र बहुत तेजी से आगे निकल रहा था। सोमनाथ की जो माता थी वो भी बीमार ही चल रही थी। सोमनाथ अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन मेहनती बहुत था। खेतीबाड़ी की बात करें तो सोमनाथ के पास 20 बीघे से ज्यादा खेतीबाड़ी थी। चारों तरफ सोमनाथ के बड़े चर्चे से, क्योंकि किसी के खेतों को जोतना हुआ, गेहूं की फसल को दाना हुआ, या किसी की जुताई करना हुआ, धान की लेवा की मराई करना हुआ, तो सोमनाथ के पास सारे लोग फोन करते थे और सोमनाथ सबका काम ट्रैक्टर से अपने जाके कर देता था। इस वजह से सोमनाथ के चर्चे बहुत थे समाज में। धीरे धीरे करके सोमनाथ ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कमा कमा करके, और कुछ लोन निकाले जमीन पर, और भी चीजों को इधर उधर से इकट्ठा किया, और अपनी बहन दुर्गावती की शादी उसने एक अच्छे घराने में तय कर दी। धीरे धीरे करके शादी विवाह हो जाता है, बहन की विदाई भी हो जाती है। बहन एक दो बार आई गई भी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बहन फिर से जब सोमनाथ के घर पे आई थी तो इधर सोमनाथ के गांव में कुछ अलग ही मामला चल रहा था। प्रधानी की चंद रंजिश, प्रधानी के चांसेस, चूंकि अब लोगों ने सोमनाथ को यह कह दिया था कि तुम प्रधानी क्यों नहीं खड़े हो जाते यार, तुम्हारे पास पैसा भी है, खेती बाड़ी भी है, तुम लोगों की इतनी मदद करते हो, तुम्हारा नाम भी चर्चे में है, तो तुम चुनाव खड़े हो जाओ प्रधानी की, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, चुटकियों में जीत जाओगे। और पिछला जो प्रधान था जिसका नाम था दिग्विजय, दिग्विजय से लोग एकदम चूर हो चुके थे। लोग हराना चाहते थे दिग्विजय को, लेकिन हरा नहीं पाते थे, क्योंकि दिग्विजय के टक्कर में उससे ज्यादा पहचान वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं। अगर कोई था तो वो था सोमनाथ। अब गांव के लोग, अगल बगल की ग्राम सभा के लोगों ने ये चीज चर्चा फैलानी शुरू कर दी कि इस बार प्रधानी के चुनाव में सोमनाथ को ही खड़ा किया जाएगा, चाहे जैसे। अब धीरे धीरे करके सोमनाथ जब अपने घर पे शाम को खाना वाना खाता तो उसकी बहन भी रहती घर पे, तो भी कहती हाँ भैया सही बात तो है, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर लोग सपोर्ट करने एक बार प्रधान बन गए ना तो जिंदगी आपकी सेटल हो जाएगी, कोई दिक्कतें नहीं होगा। माता भी बीमार रहती थी, लेकिन माता से भी राय वगैरह ले लेता था सोमनाथ। तो सोमनाथ ने कहा माँ क्या सही होगा, मुझे लड़ लेना चाहिए। सोमनाथ की माता ने भी कहा कि अगर लोग कह रहे हैं तो फिर खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सोमनाथ के भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज चलना शुरू हो गया कि अब सोमनाथ को चुनाव खड़ा हो जाना चाहिए। अब धीरे धीरे करके सोमनाथ 2-4 घंटे ग्राम सभा में टाइम भी देने लगा, लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार करना, तरह तरह की चीजें अब और भी आगे चलने लगा। इधर दिग्विजय जो प्रधान था, उसका बेटा जिसका नाम हीरालाल, उम्र उसकी भी 35 साल थी। अब दिग्विजय अपने बेटे हीरालाल से यही कहता था कि देखो मैं धीरे धीरे मेरी अवस्था दूसरी हो रही है, अब बेटा हीरालाल प्रधानी तुम्ही को संभालनी है और मेहनत जबरदस्त करो, नहीं तो सोमनाथ अगर प्रधानी एक बार जीत गया तो फिर कोई उसको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि लोग उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में जानते हैं। अब दिग्विजय प्रधान का जो बेटा हीरालाल था वो बहुत ही बेकार और बहुत ही हैवान किस्म का इंसान था। धीरे धीरे करके मामले चलने लगे। जो दिग्विजय प्रधान था सोमनाथ के घर के 3-4 घर के ही आत्र पे था, मतलब ज्यादा दूरी नहीं थी इन दोनों के घरों में, जो डिफरेंट था ज्यादा नहीं था, एक ही गांव के रहने वाले थे, थोड़ी ही नजदीक में ही घर इन लोगों का था। अब धीरे धीरे करके आए दिन जो दिग्विजय प्रधान का बेटा हीरालाल था वो आए दिन रात में शराब पी पी करके आता और वहीं अपने घर में दरवाजे पे वहीं से चिल्ला चिल्ला कर सोमनाथ को गाली देता। उल्टी सीधी गालियां सुनकर एक दिन बहन पहुंचती है दिग्विजय प्रधान के घर और कहती है तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे भाई को गाली देना, तुम कौन हो, क्या तुम अकेले ही लड़ना चाहते हो, क्या तुम अकेले ही जीवन भर प्रधानी लड़ना चाहते हो, तुम्ही को लोग प्रधानी के रूप में देखें, मेरे भाई का कोई अधिकार नहीं, मेरा भाई भी खड़ा हो सकता है, अगर वो आज घर पे होता तो अब ही तुम्हें बताता, बहुत बुरा होता जितना गाली तुम शराब पी करके उसको दे रहे हो। इस चीज को सुनने के बाद जो दिग्विजय प्रधान का बेटा हीरालाल था उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा। अब वो उसकी बहन को भी गाली देने लगा, सोमनाथ की बहन दुर्गावती को भी, कि तुम कौन होती हो, अभद्र टिप्पणियां और भी तरह तरह की अभद्र गालियां उसको देना शुरू कर दिया। अब सोमनाथ की बहन दुर्गावती को आ गया गुस्सा, वो भी गाली गलौज वहीं उसी के दरवाजे पर करना शुरू कर देती है। अब गाली गलौज सुनने के बाद जो दिग्विजय प्रधान का बेटा हीरालाल था उसने जाकर के
सोमनाथ की बहन दुर्गावती के हाथ पकड़े और ब्लाउज को इस तरह से पकड़कर खींच दिया, जिससे कि कुछ शरीर के अंग भी दिखने शुरू हो गए। अब ये चीज चारों तरफ पूरा फैलनी शुरू हो गई। मात्र 5 मिनट के अंदर गांव की पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई दिग्विजय प्रधान के दरवाजे पर, और दिग्विजय प्रधान का जो बेटा हीरालाल था वो भी वहीं पर मौजूद था, नशे में धुत था और भी सोमनाथ की बहन को गाली दे रहा था। अब सोमनाथ की बहन दुर्गावती उसी दिग्विजय प्रधान के दरवाजे पर खड़ी थी, बैठी थी, वहीं बैठ के रोने लगी, क्योंकि बात इज्जत की बन चुकी थी। दोस्तों, गांव की काफी महिलाओं ने, गांव के काफी लोगों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन दिग्विजय प्रधान भी गाली गलौज करने लगा गांव के लोगों को कि मुझे प्रधानी से कोई मतलब नहीं, मैं भले ही हार जाऊं लेकिन मैं अपना सम्मान नहीं खो सकता, मैं जिस तरीके से कठोर हूं उसी तरीके से कठोर रहूंगा, कोई मेरी नींव को हिला नहीं सकता। अब गांव के भी लोग अंदर ही अंदर सोचने लगे, बहुत अच्छा हुआ सोमनाथ प्रधानी अगर खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे करके किसी के फोन के माध्यम से सोमनाथ के पास फोन चला गया कि तुम्हारी बहन के साथ दिग्विजय प्रधान का बेटा हीरालाल ने इसी तरीके से कांड कर दिया। अब सोमनाथ कहीं क्षेत्र में था, कुछ लड़कों के साथ घूम रहा था। ये बात सुनते ही सोमनाथ बाइक से डायरेक्ट घर पे आता है और दौड़ते हुए दिग्विजय प्रधान के दरवाजे पर जाकर पहुंच जाता है और वहां पे पूछता है कि क्या हुआ। बहन के कपड़े फटे देखकर वो रोने लगा। सोमनाथ की आंखों से आंसू भर भर गिरने लगे। गांव के लोगों ने भी ये कहा दिया कि बहुत बेकार है, नशा में धुत होकर तुम्हारी बहन के साथ इसने ऐसा किया। अब इतना कहना ना सुनो कि वो पहले तो घर पे जाता है और घर से एक कोयता लेकर आता है, जो कि काटने पीटने वाले पेड़ों को छिनगाने वाली चीज होती है, लेकर के आता है और दौड़ते हुए आता है। पहले हीरालाल को किसी भीड़ ने उसको रोक ही नहीं पाया। हीरालाल के पहले हाथों को यहां से काट देता है, काटने के बाद उसके सर पे एक बार वार करता है, सर पे वार करने के बाद गर्दन पे वार करता है। और भी गांव के कुछ लोग जो सोमनाथ के सपोर्ट में थे, दिग्विजय प्रधान को और दिग्विजय प्रधान के कुछ परिवार के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब वहां से गुंडागर्दी शुरू हो गई। अब सोमनाथ हीरालाल के कटे सर को लेकर के थाने पहुंच जाता है। अब पुलिस कांस्टेबल जितने भी लोग सोमनाथ के इस कृत्य को देख रहे थे तो वो सब हैरान हो गए, क्योंकि एक तो बाइक चला रहा था और सोमनाथ पीछे बैठा हुआ था, कटे गर्दन को लेकर बाल इसी तरीके से पकड़े हुए, और जा करके थाने के दरवाजे पर रख देता है और कहता है कंप्लेन बनाओ, इसी तरीके से मेरी बहन के साथ किसी ने किया तो मैंने उसका गर्दन काट दिया और लाके आपके सामने रख रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, अब चाहे मुझे फांसी दो, कुछ भी दो। देखते ही देखते कुछ ही देर में बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी, यहां तक कि आईजी तक, एसपी तक और भी डीएम तक, जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे जिले में, उस सारे प्रशासनिक अधिकारी उस थाने पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पहले तो पुलिस की टीम को भेजा जाता है कि वहां के जो और बाकी शरीर का और अंग पड़ा हुआ था दिग्विजय प्रधान के बेटे का उसके घर पे, उसको पहले उठाकर लाया जाए, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। और भी जितने भी लोग चोटिल हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाए ताकि उनका इलाज हो सके। और भी बहन जो थी सोमनाथ की, उसको थाने पर बुलाया जाए और बुला करके उसके भी बयान को लिया जाए। गांव के और भी लोगों को गवाह के तौर पर पकड़कर लाया जाए ताकि लोग सही बातों को बता सकें। अब धीरे धीरे करके कई घंटे गुजर गए। सोमनाथ सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था और पुलिस जो एसआई थे, वहां के थाना इंचार्ज थे, उनकी नजरों में नजरें डालकर उन्हीं को देख रहा था। जब थाना इंचार्ज ने कहा कि तुम्हारी इतनी हैसियत कैसे हो गई कि तुमने मामूली सी रंजिश को लेकर के पुलिस को ना बताते हुए तुमने खुद ही फैसला ले लिया और दिग्विजय प्रधान के बेटे हीरालाल का सर तुमने काट दिया, अब तुम्हें फांसी से कोई बचा ही नहीं सकता। तुरंत सोमनाथ ने कहा कोई बात नहीं सर, फांसी दे दो या तुरंत मेरा इनकाउंटर कर दो या मुझे तुरंत आप गोली मार दो, मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बहन के साथ हुए नाइंसाफ को इंसाफ दे दिया है। अब मेरी बहन भी सोचेगी कि हाँ, हमने भाई दिया है, मेरा भाई आज दुनिया से अलग भाइयों की तरह है। ये सारी बात सुनने के बाद तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है, सोमनाथ के खिलाफ और भी दिग्विजय प्रधान वगैरह के खिलाफ, उनके भी परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। लोगों की गवाहों को सुनने के बाद मामला को कोर्ट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक चीज है, इस कहानी को अगर आपने सुना है, इस कहानी को मैंने भी किसी के माध्यम से सुना है, मैंने भी एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की चाह रखी है, जागरूकता के माध्यम से कहानी में सुना रहा हूं ताकि आपके भी अंदर जागरूकता आए और कभी भी जुनून में आकर कोई ऐसी घटना घटित ना कर दो, कोई ऐसी फैसला ना ले लो
या आपकी जिंदगी दांव पे लग जाए। लेकिन अब चलते चलते एक चीज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, क्या शोभनाथ ने अपनी बहन के साथ हुए अत्याचार को इंसाफ देकर सही किया या गलत? कमेंट करना मेरे दोस्त। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।